औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको जुरस प्लैनेट के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सिलसिले में सेक्शन 87 और 88 को डिस्कस करेंगे, जिनमें किसी भी फ़र्द को इश्तिहारी करना और उसकी प्रॉपर्टी के साथ जो मामलात किए जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे रेड कलर की घंटी को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो तरजीहन मिल सके। तो शुरू करते हैं वारंट से। वारंट सेक्शन 75 की रोशनी में मजिस्ट्रेट या कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी करता है। वारंट जारी किया गया 77 में हमें बता दिया गया कि वो किस को जारी किया जाएगा या किसको दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो वारंट हो गए, अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी हो गई है या नहीं हुई, दोनों सूरतों में एग्जीक्यूशन हो गई या तो उसका वो खुद या उसका कोई मेल मेंबर एडल्ट जो बालिग हो वो उसके ज़रिए हो जाए, या कि उसकी एग्जीक्यूशन होती ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। फिर सेक्शन 87 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसका तरीकाकार लिखा गया। अगर वारंट की प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो गई है, यानी कि वारंट भेजा गया, तमील नहीं हुई या दोनों सूरतों में बंदा आया नहीं है, या तमील नहीं हुई तो उसकी रहाइश के बाहर या किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द विलेज, टाउन, हाउस, उस पर वो उसका वारंट चस्पा कर दिया जाता है। जो शख्स उस वारंट को चस्पा करता है, पेस्ट करता है, एफिक्स करता है, अदालत फिर उसकी एविडेंस लेती है। यानी कि जो शख्स मौका पर गया, जिस शख्स ने उसकी वारंट की एग्जीक्यूशन की, उसकी वारंट एग्जीक्यूशन करने वाले पर्सन की, प्रोसेस सर्वर की, पुलिस ऑफिसर जो भी था, वो फिर कोर्ट में आएगा। कोर्ट में आकर जो उसने किया उससे मुतल्लिका जाकर एविडेंस देगा। वो बताएगा कि वो किस तारीख पर किस वक़्त गया, वहाँ पर कौन मौजूद था, और जो कुछ उसने किया वो सारी की सारी प्रोसीडिंग से मुतल्लिका जो उसने की उससे मुतल्लिका अदालत को आगाह करेगा। अदालत तहरीरी तौर पर उस एविडेंस को लिख लेगी। उसके स्टेटमेंट को लिखने के बाद फिर अदालत क्या करेगी, अदालत उसका प्रोक्लामेशन जारी करेगी। फिर प्रोक्लामेशन किस तरह जारी किया जाएगा कि उसमें लिखा जाता है तहरीरी तौर पर तो अदालत फिर एक प्रोक्लामेशन जारी करेगी जो कि तहरीरी होगा, और प्रोक्लामेशन में तो अदालत तहरीरी प्रोक्लामेशन जारी करेगी। प्रोक्लामेशन में उसको अदालत में हाज़िर होने का टाइम, डेट और प्लेस बताई जाएगी कि आपने किस तारीख को अदालत में आना है, किस वक़्त पर आना है और किस जगह पर आना है। यह तहरीरी तौर पर उसके अंदर लिख कर दिया जाएगा उस प्रोक्लामेशन के अंदर, और टाइम भी दिया जाएगा, डेट भी दी जाएगी। लेकिन किसी भी सूरत में जो वक़्त है वो 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। सेक्शन 87 में जो किसी भी पर्सन को जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए जो मिनिमम टाइम है रिक्वेजिशन का आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसेस सर्वर, वो 30 दिन का टाइम है। 30 दिन का टाइम उस ऑफेंडर को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो को किया जा रहा है उसको दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अदालत के अंदर हाज़िर होना है। अब वो जो प्रोक्लामेशन है उसमें ये सारी चीज़ें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लिखेगा और अपनी सील, थंब सील, स्टैंप वगैरह वो मुकम्मल करके
वो फिर जारी कर दिया जाएगा। और पहले वाले तरीक़ाकार की तरह दोबारा ये किसी पुलिस ऑफिसर को जारी किया जाएगा। जो तरीक़ाकार वारंट की एग्जीक्यूशन है उसी तरीक़ाकार पर चलते हुए प्रोक्लामेशन को भी किसी ऑफिसर को जारी किया जाएगा। अब वो जो ऑफिसर है वो उस प्रोक्लामेशन को लेकर उस जगह पर जाएगा जिस जगह पर वो बंदा रहता रहा है। वो कोई भी टाउन है, विलेज है, कोई मोहल्ला है, या जहाँ पर वो रहता रहा है, वहाँ पर जाकर उस प्रोक्लामेशन को वो पढ़कर सुनाएगा। उस इश्तिहार को वो पढ़कर सुनाएगा। वो ऑफिसर उस इश्तिहार को वहाँ पर पब्लिकली रीड करेगा। पब्लिकली रीड करने के बाद दूसरा जो वो स्टेप उठाएगा कि उस इश्तिहार की एक कॉपी जो है उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, जहाँ पर या वो रहता रहा है या अगर कोई दीवार वगैरह नहीं है तो किसी स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर जो कि विजिबल हो, वहाँ पर उसकी एक कॉपी चस्पा कर देगा। उस प्रोक्लामेशन की एक कॉपी चस्पा कर देगा। ये उसका प्रोसेस हो गया। पहले वो पब्लिकली जाकर रीड करेगा उस जगह पर, फिर उसकी एक कॉपी फिक्स कर देगा उस जगह के ऊपर, और तीसरे नंबर पे एक कॉपी वो अदालत के बाहर फिक्स कर देगा, चस्पा कर देगा। उसके किसी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर वो चस्पा कर देगा। अब ये सारे मामलात हो गए। ये जो प्रोक्लामेशन का जो पेपर था उसको पब्लिकली रीड भी कर दिया गया, पढ़कर भी सुना दिया गया। अब अगर जो डेट फिक्स है उसके ऊपर वो बंदा नहीं आता, वो मुल्ज़म नहीं आता कोर्ट के अंदर, तो अदालत क्या करेगी? अदालत ने जिस ऑफिसर ने वो प्रोक्लामेशन एग्जीक्यूट किया था उस ऑफिसर को समन करेगी और उसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। और उसकी स्टेटमेंट जो तरीक़ाकार पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक वो स्टेटमेंट लिखने के बाद उस मुल्ज़म को वो फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, इश्तिहारी कर देगी। यानी कि जो उसका प्रोक्लामेशन का पेपर शाया हुआ था उसके 30 दिन बाद, मिनिमम 30 दिन बाद अदालत फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। लेकिन इसके लिए जो शर्त है कि उस ऑफिसर ने जिसने उस प्रोक्लामेशन की एग्जीक्यूशन की थी उसकी स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो अब इस तरीके से उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। अब कानून की नज़रों में उसके जो सर्टन राइट्स हैं वो वेव कर चुका है। अब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो कानून में उसको जो कुछ राइट्स दिए थे अब उनसे वो महरूम हो चुका है। अब स्टेट या कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और उसको अटैच करने के बाद सेल भी कर सकती है। यहाँ पर जो उस मुल्ज़म के राइट्स स्टेट ने स्नब कर लिए हैं या जिन राइट्स से उस मुल्ज़म को स्टेट ने महरूम कर दिया है, उसके पीछे लॉजिक सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि चूँकि उसने कोर्ट ऑफ लॉ को ओबे नहीं किया, उसने प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज़ किया है, तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ को ओबे नहीं करता, प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज़ करता है, तो जो उसके सर्टन राइट्स हैं उससे उसको महरूम कर दिया जाता है या डिसहेनरेट कर दिया जाता है उस वक्त तक के लिए जब तक कि वो कानून की गिरफ्त में दोबारा नहीं आ जाता। कानून की गिरफ्त में या तो वो खुद आएगा या जो है थ्रू प्रोसेस वो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। दोनों किस्म के मामलात हैं। बहरहाल अब जो उसके राइट्स स्नब होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा उसका जो राइट है वो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का आता है। यानी कि जिस बंदे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस की अटैचमेंट का सिलसिला आ जाता है।
इस सिलसिले में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसकी सेक्शन 88 में बड़ी तफसील के साथ इसका प्रोसीजर लिखा गया है कि किस तरीके के साथ कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हुए अदालत जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। तो सेक्शन 88 के मुताबिक अब कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को अटैच करने का सिलसिला शुरू करेगी। अटैच जो करेगी वो डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ऑफिसर जो कि कलेक्टर हो सकता है या कोई दीगर ऑफिसर उसके बिहाफ के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या कि कोई कानून में किसी ऑफिसर का नाम दिया गया जिसकी ड्यूटी है उसको कोर्ट डायरेक्ट करेगी। कोर्ट जो है वो खुद भी वो अटैच कर सकती है या किसी रेवेन्यू ऑफिसर की तो कोर्ट अब उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए प्रोसेस करेगी। प्रोसेस जो है अदालत खुद भी कर सकती है या उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है कि उस प्रॉपर्टी को अटैच करे। तो दोनों सूरतों में अगर कोर्ट खुद उसका परसू करती है तो भी या किसी रेवेन्यू अथॉरिटी की ड्यूटी लगा देती है तो भी, लेकिन सेशन जज की जो है इंडोर्समेंट के साथ वो किया जाएगा मामला, सेशन जज की फॉर्मल अप्रूवल के साथ ये काम किया जाएगा। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को एक जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा या वो अदालत आर्डर जारी कर सकती है या कोई भी आर्डर जारी कर सकता है अगर रेवेन्यू ऑफिसर है तो वो कि उस प्रॉपर्टी को आगे सेल ना किया जाए या उसकी जो पोजेशन है वो किसी और शख्स को ना दी जाए, ना ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को दी जाए उसके बिहाफ के ऊपर। तो ये वो आर्डर भी कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को आगे मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तो या ये तीन जो प्रोसेस है, सीज करना, रिसीवर को अपॉइंट करना और तो इन तीनों में से कोई एक या दो प्रोसेस अख्तियार किए जा सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। सीज करना अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है या कि उसको ऑर्डर कर देना, प्रोहिबिट कर देना कि उसकी डिलीवरी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उसके बिहाफ के ऊपर किसी दीगर शख्स को ना दी जाए। अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ अहकामात हैं तो उसको भी फॉलो कर लिया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर जो जनरल प्रोसीजर है उसके मुताबिक चला जाएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ड्यूटी लगेगी कि वो उसको अटैच किया जाए। वो कैसे अटैच करेगा कि उसकी पोजेशन खुद ले लेगा बाय टेकिंग पोजेशन, यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी कब्जा वो खुद ले लेगा। और उस दूसरा नंबर ये होगा कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिसीवर बिठा सकता है। तीसरा वो ये करेगा कि वो एक रिटन ऑर्डर जारी कर देगा कि इस प्रॉपर्टी को आगे रेंट पर नहीं दिया जाएगा, ना ही उसकी पोजेशन जो है वो किसी दीगर शख्स को दी जाएगी, ना ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ना ही उसके बिहाफ के ऊपर किसी दीगर शख्स को उसकी वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। यहाँ पर भी जो है रेवेन्यू ऑफिसर इन तीन में से एक या एक से ज़ायद प्रोसेस इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अब तो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी डिस्कस कर लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी डिस्कस कर लिया।
अब अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो लाइफ स्टॉक और पेरिशेबल नेचर की चीज़ों के ऊपर मबनी है, यानी कि वो प्रॉपर्टी लाइफ स्टॉक में आ जाते हैं, जैसे जानवर इसमें आ जाते हैं, पैरट्स इसमें आ जाते हैं, इस तरीके की अगर वो प्रॉपर्टी है तो जिनको ज़िंदा रहने के लिए इमरजेंसी मामलात के अंदर उसको फीड की ज़रूरत पड़ती है, वो लाइफ स्टॉक में आ जाती हैं, जानवर वगैरह, परिंदे। दूसरी आ जाएगी पेरिशेबल नेचर। अब पेरिशेबल नेचर में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती हैं जो कि कोई फसल हो सकती है, जो कोई सब्ज़ी हो सकती है, किसी गंदम की फसल हो सकती है, चावल की फसल, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं अगर उनको समेटा ना जाए, उनको टेक ओवर ना किया जाए। तो पेरिशेबल नेचर की जो भी चीज़ें आएंगी तो उनसे मुतल्लिका या लाइफ स्टाइल से मुतल्लिका जो है वो फ़ैसला किया जाएगा जैसा वो मुनासिब ख्याल करे, और यहाँ तक कि उनको सेल भी किया जा सकता है। लेकिन सेल किया जाएगा अदालत के हुक्म के ताबे, अदालत की परमिशन के साथ उसको लाइफ स्टॉक और पेरिशेबल चीज़ों को सेल कर दिया जाएगा, और जो सेल की जो प्राइस है वो कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। अब यहाँ तक तो तीनों मामला आ गए, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी, इमूवेबल का भी, और पेरिशेबल थिंग्स का या लाइफ स्टॉक का भी। अब मामला यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़मीन वगैरह आ जाती है, उसको तो हमने या तो कब्जे में ले लिया है, या रिसीवर उसके ऊपर पॉइंट कर दिया, या उसको आगे मुंतकिल करने से रोक दिया गया है। अब क्या किया जाएगा, वो जो रिसीवर अपॉइंट हुआ हमने देखना है कि वो किस तरीके से अपॉइंट होगा, कैसे वो काम करेगा। तो रिसीवर जो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 40 है उसके मुताबिक जो उसकी अपॉइंटमेंट है या जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं, जो उस ऑर्डर में डिस्कस की गई हैं, वो यहाँ पर भी लागू होंगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो चलो मामला आ गया। अगर एमिकेबली कोई बंदा नहीं आता, कोई बंदा परसू नहीं करता जो प्रॉपर्टी अटैच की है रेवेन्यू ऑफिसर ने, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दीगर शख्स आके क्लेम फाइल करता है कि ये प्रॉपर्टी जो आपने अटैच की है या तो ये कम्प्लीटली मेरी है, यानी कि उस पर क्लेम्ड ऑफेंडर की नहीं है, या उसमें उसका कोई इंटरेस्ट है, या उसका कोई शेयर है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो क्लेम फाइल करेगा और रेलिवेंट कोर्ट के पास, और जो अटैचमेंट उस कोर्ट में क्लेम फाइल करेगा जिसने वो अटैच का ऑर्डर किया था। अब क्लेम फाइल करने का टाइम पीरियड कोर्ट ने 6 मंथ दिया है। 6 मंथ के अंदर अंदर, डेट ऑफ अटैचमेंट के 6 माह के अंदर अंदर वो क्लेम फाइल कर सकता है। अब अगर विद इन 6 मंथ अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को फिर प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाएगा। सेशन जज मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर सकता है और मजिस्ट्रेट फिर उसको बाकायदा उसको इंक्वायर करेगा उस मामले को और देखेगा। यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ, अगर जो ऑब्जेक्टर है, ऑब्जेक्शन फाइल करने वाला, या क्लेम है, क्लेम फाइल करने वाला, उसकी अगर डेथ वाक़या हो जाती है तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन है तो वो वेव नहीं होगा, अगर क्लेम है तो वो भी वेव नहीं होगा, बल्कि उनके जो वारसान हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, उस क्लेम का या उस ऑब्जेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल मजिस्ट्रेट जो है उसको क्लेम के ऊपर या ऑब्जेक्शन के ऊपर अपना फ़ैसला सुनाएगा। जब मजिस्ट्रेट अपना फ़ैसला सुना देता है और उसमें अगर मजिस्ट्रेट इसको डिसअलाउ कर देता है क्लेम को और ऑब्जेक्शन को, यानी कि उसको नहीं मानता, वो कहता है गलत है, तो फिर क्या रेमेडी है उस अफेक्टेड पर्सन के लिए जो क्लेमेंट था या जो ऑब्जेक्टर है, वो 1 साल के अंदर अंदर अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए सिविल कोर्ट से रुजू करेगा।
यानी कि जो राइट या ऑब्जेक्शन मजिस्ट्रेट ने खारिज किया, डिसअलाउ किया, उस को एस्टेब्लिश करने के लिए वो डिक्लेरेशन की तरफ जाएगा सिविल कोर्ट में, और उस डेट ऑफ डिसीजन के 1 साल के अंदर अंदर वो जा सकता है, और वहाँ पर जाके वो अपना राइट इस्टेब्लिश करेगा। अगर वो अपना राइट इस्टेब्लिश कर लेगा तो फिर उसको कानून के मुताबिक तरजीह दी जाएगी, और वो फैसला जो है सिविल कोर्ट का वो हतमी कंसीडर किया जाएगा। ये तो मामला आ गया अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है 6 माह, तो ऑब्जेक्शन डिसअलाउ होने के 1 साल के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है अपनी अटैच्ड प्रॉपर्टी के साथ। ये तो थी अटैच की सूरत हाल। अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है, अदालत इस नतीजे में पहुंचती है या रेवेन्यू ऑफिसर को डायरेक्ट कर देती है कि इसको सेल कर दिया जाए, तो उसका भी वही प्रोसीजर है कि जब उसको सेल किया जाएगा तो उसके 6 माह के अंदर अंदर जो अटैच प्रॉपर्टी थी, अगर उसके अंदर को क्लेम वगैरह नहीं आया, अगर आया तो खर्च हो गया है, तो उसके 6 माह के बाद उस जो सेल है वो हतमी कंसीडर होगी। और वही बात कि अगर कोई पेरिशेबल चीज़ है तो वो भी जो है उसकी सेल प्रोसीड भी अगर वो आके अपना सरेंडर कर देता है तो वो वापस ले सकता है। ये फिर उसका राइट है, फिर उसको वो सेल प्रोसीड वापस मिलेगी। अगर मूवेबल और पेरिशेबल चीज़ों में उस चीज़ को सेल कर दिया गया या दीगर मामलात में अगर उन चीज़ों को सेल कर दिया गया है, तो उस सेल के 6 माह के अंदर अंदर कोई भी उन चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है, कोई क्लेम फाइल हो सकता है, तो उनको भी फिर कानून के मुताबिक जो है, जो पहले प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। ये तरीक़ाकार है। सेक्शन 87 में हमने देखा कि उसको कैसे इश्तहारी किया जाएगा, कि उसको प्रोक्लामेशन के ज़रिए 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। वो प्रोक्लामेशन उसके गांव में, घर में पढ़कर सुनाया जाएगा और उसको वहाँ पे फिक्सा किया जाएगा, और फिर उस प्रोसेस सर्वर की स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड की दी जाएगी, और फिर वो जो है 30 दिन बाद अगर वो नहीं आता तो बाकायदा प्रोसीजर स्टेटमेंट लिख के उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। 88 में ये तरीक़ाकार है, वो हमने डिस्कस कर लिया। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी और पेरिशेबल और लाइफ स्टॉक की सूरत में भी। तो अब थोड़ा सा आगे इस बात को मैं बढ़ाता हूँ। 89 सेक्शन वो हमें बताती है रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी उसको रिस्टोर कैसे किया जाएगा। नंबर 1, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ जाता है, खुद आ जाता है या उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर वो जो अटैच प्रॉपर्टी थी उसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और वो वापस कर दी जाएगी, जिसकी वो है या जो को क्लेमेंट है जो भी है उसको वो वापस कर दी जाएगी अगर वो खुद आ जाता है तो। और अगर वो नहीं आता तो 2 साल के अंदर अंदर, if within 2 years from the date of the attachment of any person whose property has been at the disposal of the provincial government, यानी कि अगर 2 साल के अंदर अंदर वो आ जाता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी को वो वापस किया जा सकता है। और अगर सेल कर दी गई है तो उसकी सेल प्रोसीड को भी वापस किया जा सकता है और 2 साल के अंदर अंदर तो सेल को भी ख़त्म किया जा सकता है। 89 ये बता रही है कि 2 साल के अंदर अंदर को वो सरेंडर कर देता है, वो आ जाता है तो सेल प्रोसीड को भी वापस किया जा सकता है या प्रॉपर्टी को भी वापस किया जा सकता है और सेल को कैंसिल भी किया जा सकता है। ये 2 साल का लीगली टाइम उसको दे दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 100 और 103। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं दोनों। तो आज की इस लेक्चर में या वीडियो में अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं।
और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।